हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आप लोगों का क्लास 11 का भाग 1 का चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका की टॉपिक है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इसके अंतर्गत कल की क्लास में हम लोगों ने सामाजिक संस्थाएं और विवाह के विभिन्न प्रकार, विवाह की विशेषताएं, इन सभी को देखा था। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है उसको प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है आपको कवर करवाया जा रहा है। इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अगर आप बीपीएससी टीआरडी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये मिनिमम फीस ओनली 1000 में आपको पेपर 2 जीके जीएस का स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस पेपर 3 आपको सोशियोलॉजी का स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो स्टडी मटेरियल मिलेगा है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा सोशियोलॉजी का स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल में मैं आपको कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करूंगी सोशियोलॉजी का, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। कम से कम बोला जाए तो आपको 500 प्लस जैसा मैं कीवर्ड दूंगी, जो कि आप देखिएगा। उस कीवर्ड को आप शॉर्ट नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं कि वो आपके आने वाले एग्जाम में आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और प्लस टीआरडी 4 का नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों का टेलीग्राम पे क्यूज भी होगा, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज़रूर जुड़िए। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे बुक में दिया गया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ना था। सामाजिक संस्थाएं, विवाह, परिवार के अंतर्गत परिवार के विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तन, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसके बाद नातेदारी, आर्थिक जीवन एवं कार्य, राजनीति, राज्य, धर्म के गुण एवं दोष, शिक्षा का समाजशास्त्री विश्लेषण, शक्ति के अंतर्गत विभिन्न विशेषताएं थी और सत्ता था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार को। क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है परिवार। तो देखिए, परिवार जिसको कि हम लोग सभी जानते हैं, ये इंग्लिश के कौन से शब्द से बना है? आप लोगों को पता ही होगा कि परिवार का इंग्लिश क्या होता है? फैमिली। क्या होता है? फैमिली, जो कि लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। किससे बना है? तो लैटिन भाषा के। ये चीजें भी जानना जरूरी होता है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। और यह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एलाट महोदय ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था। इनकी बुक का नाम क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। इसमें इस शब्द का वे प्रतिपादित किए थे। वह बोलते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग परिवार से क्या समझते हैं कि परिवार का मतलब क्या होता है? तो परिवार एक ऐसी समिति या संस्था होती है जहाँ पे पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, और एक निवास स्थान में रहते हैं। समाज का जो मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है, क्या है? परिवार क्या है? समाज की मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। आपको कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको परिवार ना देखने को मिले, ठीक है। तो परिवार के बिना समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। समाज है तो परिवार है, और परिवार है तो ही समाज है, ठीक है। जो प्रकारवादी होते हैं समाजशास्त्री, उनके अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकता पूरी करने वाला एक सर्वोत्तम साधन इकाई के रूप में देखा जाता है। जो प्रकारवादी समाजशास्त्री वे मानते हैं। अन्य में बोला गया है कि इस परिवार में क्या होता है
कि एक पति रहता है जो जीविका चलाने के लिए कार्य करता है और उनका सहायक करने के लिए, उनका सहायता प्रदान करने कौन करता है, तो पत्नी करती है। ठीक है, और यह एक बहुत ही प्रभावशाली संरचनात्मक भावनात्मक अपनी भूमिकाओं को अदा करते हुए परिवार के जो सदस्य हैं अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो अगर इनके हम लोग परिभाषा को देखें तो जो विभिन्न थिंकर्स हैं इसकी परिभाषा दी है, जैसे मजूमदार एवं मदान बोलते हैं कि परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, वेश और तथा रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रहते हैं तथा स्थान, हित और कृतज्ञता के अनुशयता के आधार पर जाति की जागरूकता रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विल्स व हाइजर के अनुसार संक्षेप में परिवार को सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सदस्य रक्त संबंधों के द्वारा आपस में, जो परिवार के सदस्य कैसे होते हैं तो रक्त संबंध, विवाह संबंध के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो परिवार की अगर विशेषताओं का हम लोग को देखेंगे तो परिवार की विशेषताएं क्या क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, परिवार ये कैसा है, तो ये लैटिन भाषा के फैमिली से निकला है। एलॉट ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में इसकी बात की थी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिवार को पढ़ रहे हैं, इसकी हम लोग विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो परिवार के अंदर पति पत्नी का संबंध होता है, पति और पत्नी का संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व रहता है। जो परिवार के सदस्य रहते हैं, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व परिवार के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चे की उत्पत्ति होती है और उसका पालन पोषण भी कहाँ पे होता है, तो परिवार में होता है। बच्चे का पालन पोषण कहाँ होता है, तो परिवार के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है। वंश परंपरा जो हमारे नातेदारी व्यवस्था है इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। परिवार के लोगों का एक सामान्य निवास स्थान होता है। कैसा होता है, तो सामान्य निवास स्थान होता है। कैसा होता है, तो सामान्य निवास स्थान होता है परिवार के सदस्यों का। और यह विवाह का कोई ना कोई स्वरूप हमें परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता ही है। ठीक है, विवाह का कोई ना कोई स्वरूप हमें परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, परिवार की विशेषताएं हैं। अगर आपको इसमें से आएगा तो आप लोग इसको सही कर सकिएगा कि परिवार की विशेषता क्या है। इसके लिए जो समाजशास्त्री A.M. साहा है वे बोलते हैं, उनका क्या कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारण था भारत में औसत आयु में वृद्धि। औसत आयु में वृद्धि होने के कारण भारत में क्या बोला जा रहा है, जो संयुक्त परिवार है उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर आपको NCERT बुक में जो मेंशन किया गया है कुछ आयु वृद्धि का दिया गया है। जैसे पुरुषों की आयु में यह वृद्धि 1941 से लेकर 50 से लेकर 1981-85 के दौरान 32.5 से लेकर 55.4 वर्ष तथा महिलाओं की आयु 31.7 से लेकर 55.7 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो ये आपके किस में मेंशन था, आपके NCERT बुक में मेंशन था। अब हम लोग देखते हैं नातेदारी। नातेदारी क्या होता है, नातेदारी प्रथा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे NCERT बुक के अंतर्गत मेंशन किया गया है। इसको पहले मैं मिटा लेती हूँ ताकि लिखने में। तो नेक्स्ट हमारा जो NCERT बुक का टॉपिक है वो क्या है, नातेदारी। नातेदारी यानी कि किनशिप, इसको क्या बोला जाता है, किनशिप बोला जाता है। तो परिवार जो है, हम लोग जो परिवार को पढ़ रहे हैं तो परिवार किससे जुड़ा हुआ है, नातेदारी प्रथा किससे जुड़ा हुआ है, किसी न किसी प्रकार से परिवार जो है वो प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का समूह होता है
नातेदारी बंधन जो होता है वो दो रूप में होता है। एक तो होता है विवाह परंपरा के आधार पर और दूसरा होता है वंश परंपरा के आधार पर। ठीक है, जन्म के परिवार को जन्म का परिवार यानी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है। जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे प्रजनन का परिवार यानी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन किसको बोला जाता है? जहाँ पे जो परिवार जन्म होता है, जिस परिवार में आपका जन्म होगा आप वो कौन सा परिवार कहलाएगा? तो आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जहाँ पे प्रजनन होता है, जहाँ जिस परिवार में विवाह के बाद प्रजनन होता है वो प्रोक्रिएशन कहलाता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदार को समरक्त नातेदारी कहा जाता है। अगर रक्त के माध्यम से नातेदारी का रिश्ता बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, तो वो समरक्त नातेदारी कहा जाएगा। और विवाह के माध्यम से बने नातेदारी को वैवाहिक नातेदारी कहा जाता है। तो समरक्त नातेदारी और वैवाहिक नातेदारी के बीच क्या अंतर है ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो नातेदारी की विशेषता क्या है? तो नातेदारी के माध्यम से विवाह और परिवार का निर्धारण होता है, आर्थिक हितों की सुरक्षा होती है, वंश उत्तराधिकार एवं पदाधिकारी का निर्धारण होता है, मानसिक संतोष प्रदान होता है। उसके बाद परिस्थिति व भूमिकाओं की ये क्या है? ये एक जटिल व्यवस्था है। नातेदारी कैसी है? तो परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं नातेदारी के कुछ प्रमुख रीतियों के बारे में, कुछ व्यवहारों के बारे में हमें नातेदारी के अंतर्गत जो देखने को मिलता है। तो नातेदारी क्या है? दो नातेदारियों के मध्य एक रिलेशन के व्यवहार होता है कि कैसा वो व्यवहार कर रहे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आएगा आपका परिहार। क्या आएगा? परिहार। ये शब्द आपको सुनने को मिला होगा। तो इसका अर्थ होता है कि कुछ संबंध जिनके संबंध कुछ विशिष्ट श्रेणी में आते हैं और एक दूसरे के साथ वो थोड़ी निश्चित दूरी बनाए हुए रहते हैं, सम्मान देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? परिहार कहा जाता है। जैसे कि आपका ससुर और पुत्र वधू का होगा। ठीक है, पुत्र वधू का जो रिलेशन होगा, जेठ और भाई की जो पत्नी का रिलेशन होगा, सास और दामाद का रिलेशन, उसमें क्या होता है? थोड़ा पर्दा प्रथा रहता है, तो वो क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिहास। ये कैसा होता है? तो ये मजाक का रिलेशन जहाँ पे होता है, जैसे जीजा और साली हो गया, देवर और भाभी हो गया, जहाँ पे मजाक का रिलेशन होता है उसको परिहास बोला जाता है। फिर है तीसरा माध्यमिक संबोधन। क्या है? माध्यमिक संबोधन। क्या है? माध्यमिक संबोधन। इसकी अवधारणा किसने दी है? तो टाइलर ने। इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे कि परिवार में कि जो जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है अगर अपने हस्बैंड को बुलाती है तो अपने बच्चे का नाम लेकर उसके पापा करके बुलाती है। मान लीजिए कि श्याम है तो श्याम के पापा, ठीक है, रोजी की मम्मी, इस तरह से करके जो नाम लेके जो संबोधन होता है, माध्यमिक मतलब बीच का नाम यूज करके जो संबोधन किया जाता है वो क्या कहलाता है? माध्यमिक संबोधन। और ये अवधारणा किसने दी थी? तो टाइलर महोदय ने दिए थे। ठीक है, इसको अनुनामिता भी बोला जाता है। माध्यमिक संबोधन को एक और नाम क्या है? अनुनामिता। अगर अनुनामिता आ जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, ठीक है, इसको माध्यमिक संबोधन को अनुनामिता भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब दो नातेदारों के बीच नाम से पुकारा जाना वर्जित हो जाता है, हस्बैंड को जो वाइफ रहती है अपने हस्बैंड का नाम से पुकार नहीं सकती है, तो वो किसी चीज़ का यूज़ करती है, कोई एक साधन का यूज़ करती है। ठीक है, तो उसको अनुनामिता श्रेणी के अंतर्गत बोला जाता है। फोर्थ है नातेदारी का मातुल्य। क्या है? मातुल्य। यह संबंध मात्र सत्तात्मक समाजों में पाया जाता है, जो विवाह के बाद दंपति पति की माँ के भाई के घर जाकर रहती है। ऐसे स्थिति में जो अधिकार और नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है? तो मामा के पास होता है। ठीक है, मामा मुखिया होता है, तो वो मातुल्य कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है पितृश्रव्य। क्या हो जाएगा? पितृश्रव्य। पितृश्रव्य क्या हो जाता है? इसमें
पति की बहन ही अपने भाई के बच्चों का लालन पालन करती है, नियंत्रण करती है, विवाह का जिम्मेदारी रहती है। मतलब जो बुआ होती है वो इसमें प्रधान होती है पितृश्रव्य में। उसके बाद आता है सहप्रसविता। सहप्रसविता या सहकष्टी। सहप्रसविता या सहकष्टी, इसमें क्या होता है, जब बच्चा का जन्म हो रहा होता है तो पत्नी के जो पति होते हैं उन सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर गुजरती है। इसको बोला जाता है सहकष्टी या सहप्रसविता। ठीक है, नेक्स्ट है संश्रय सिद्धांत और वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्या है, संश्रय सिद्धांत और वंशानुक्रम। संश्रय सिद्धांत और वंशानुक्रम, इसके अनुसार एक जनजाति के जो विभिन्न गोत्र में अपनी उसकी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हुए विवाह के माध्यम से जो जनजाति के अन्य गोत्रों के साथ जो जुड़ता है उसको क्या बोला जाता है, संश्रय सिद्धांत और वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम से यहाँ पे क्या अभिप्राय है, तो सामाजिक संबंध से है जो कि उसके पूर्वजों के द्वारा चली आ रही होती है। क्या होती है, पूर्वजों के द्वारा चली आ रही होती है। ये हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नातेदारी को पढ़ रहे हैं। तो नातेदारी का अगर आपको प्रकार पूछा जाए कि बताइए तो नातेदारी का प्रकार क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नातेदारी। इसके प्रकारों के बारे में बोला जाए तो नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं, नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, विवाह संबंधी नातेदारी होता है, और दूसरा क्या होता है, रक्त संबंधी होता है। कैसा होता है, रक्त संबंधी होता है। फिर रक्त संबंधी में भी 2 प्रकार का होता है। रक्त संबंधी में भी 2 प्रकार का होगा, वास्तविक नातेदारी। रक्त संबंधी में भी क्या होगा, 2 प्रकार का, वास्तविक नातेदारी और दूसरा काल्पनिक या फिर गोद लिया हुआ। तो जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है ना वो भी रक्त संबंध पे आएगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है कि गोद लिया हुआ बच्चा किस प्रकार के नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो गोद लिया हुआ बच्चा जो एडॉप्टेड बच्चा होता है वो भी रक्त संबंधित नातेदारी के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास परिवार और नातेदारी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। कल के क्लास में इसके बाद आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।